हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान समेत 20 से ज्यादा देश मिलकर बनाएंगे मुस्लिम नाटो भारत पर। क्या कहीं इसका बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? साथ ही साथ आपको बताएंगे अखनूर मुठभेड़ में भारतीय सेना के फैंटम की हो गई मौत, एक आतंकी भी हुआ ढेर। फैंटम की कहानी सुन आपके भी आंखों में आ जाएगा आंसू। दोस्तों बताएंगे सेना के काफिले पर आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच सेना के खोजी कुत्ते ने खुद खाली गोली। दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे देपसांग और डेम चौक में भी हो दिवाली वाली सफाई, तंबू कन्नात उखड़े, भारत चीन की सेनाएं हुई पीछे। अब क्या है आगे का प्रोसेस, साथ ही साथ बताएंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्या आज इस्तीफा देंगे? पार्टी का अल्टीमेटम हो चुका है खत्म। तो वहीं पाकिस्तान के जेलों में भारतीय मछुआरों की मौत को लेकर बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे। 17 महीनों में कितने भारतीय मछुआरे मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के जेल में। साथ ही साथ आज धनतेरस पर किसानों के लिए होगी धन की वर्षा मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं ये सबसे बड़ा काम। दोस्तों आपका जानना है बेहद जरूरी, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि इन आतंकवादियों को मजा चखाना, इन आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाने का समय आ चुका है और भारत को बड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान समेत 20 से ज्यादा देश मिलकर बनाएंगे मुस्लिम नाटो भारत पर। क्या होगा इसका असर बता दें। करीब 9 साल पहले दिसंबर 2015 में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिजन यानी IMCTC नाम की संस्था बनाई गई थी आतंकवाद के खिलाफ। एशिया और अफ्रीका के 42 मुस्लिम देशों ने इसे बनाया। आज भी एक्टिव है ये संस्था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब एक नई संस्था बनने जा रही है जिसका नाम होगा इस्लामिक नाटो और मुस्लिम नाटो। जी हाँ, अभी ये पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया है कि इस समूह में कितने देश होंगे। क्या IMCTC की तरह 42 देश होंगे या उससे कम होंगे, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इसमें एशिया और अफ्रीका के 25 देश तो रहेंगे ही रहेंगे। अब इस नए समूह के कोर मेंबर की बात करें तो इसमें सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया होंगे दोस्तों। तो वहीं इनका साथ देने वाले प्रमुख पार्टनर देश हो सकते हैं जिसमें इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। साथ में ये 5 देश और जुड़ सकते हैं, वो भी एसोसिएट सदस्यों के तौर पर। और वो 5 देश हैं अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनोई। यानी कि कुल मिलाकर 25 देश हो सकते हैं इस मुस्लिम नाटो में। जिनको नहीं पता उनको बता दें नाटो गठबंधन क्या है। नाटो गठबंधन दोस्तों ये है कि जिस भी किसी देश के खिलाफ कोई आपत्ति भरी चीजें होंगी, 2 देशों के बीच में युद्ध जैसा माहौल बनेगा या फिर किसी भी प्रकार से एक देश दूसरे देश को चोट पहुंचाएगा, तो नाटो के सारे ग्रुप उस मेंबर के साथ खड़े दिखाई देंगे और मिल करके दुश्मन देश का सामना करेंगे। ये नाटो की पॉलिसी है। अब आपको बता दें इस मुस्लिम नाटो का क्या होने वाला है। दरअसल ये मुस्लिम देश मिलकर नाटो की तरह आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे की मदद से अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाएंगे, डिफेंस पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन करेंगे, खुफिया जानकारियां शेयर करेंगे, मुस्लिम देशों की आंतरिक स्थिरता के लिए बाहरी मुश्किलों से लड़ेंगे, उन्हें दूर करेंगे, इस्लामिक एकजुटता को बढ़ावा देंगे। अब दोस्तों आपका सवाल डेफिनेटली ये होगा कि इन मुस्लिम देशों के नाटो मुस्लिम गठबंधन पर भारत को लेकर क्या रवैया रहने वाला है, भारत को किस तरह से प्रभावित कर सकता है ये समूह। तो बता दें इस्लामिक नाटो की वजह से भारत और मुस्लिम बहुल देशों के बीच तनाव बढ़ने की बहुत ही ज्यादा आशंका है, खास तौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश से। जी हाँ, स्थानीय संतुलन की बात करें तो यह समूह पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद करके भारतीय प्रायद्वीप की स्थानीय राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। और सबसे बड़ा और अहम मुद्दा आपको बता दें वो मुद्दा है कश्मीर का। जी हाँ, इस्लामिक नाटो कश्मीर विवाद को बढ़ा सकता है, भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है ताकि ये मुद्दा पाकिस्तान के पक्ष में जाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि अब तक पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर अकेला पाता था, लेकिन इस नाटो मुस्लिम गठबंधन के बाद पाकिस्तान को लगेगा कि यह सबसे सुनहरा मौका है भारत पर दबाव बनाने का, क्योंकि पाकिस्तान अब अकेला नहीं बल्कि उसके पीछे 25 देश खड़े रहेंगे। ऐसे में ये 4-5 पॉइंट है दोस्तों जो भारत को प्रभावित कर सकते हैं, भारत के सुरक्षा को खतरा हो सकता है, अलग थलग कर सकते हैं ये लोग भारत को एशिया में। जी हाँ, दक्षिण एशिया में, भारतीय प्रायद्वीप में। अब इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या मुस्लिम नाटो बना देने से भारत की ताकत कम हो जाएगी दोस्तों, या भारत एक नई शक्ति के तौर पर उभरेगा? आपकी जो भी राय है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। देते हैं भारत की जनता, हमारी प्रिय ऑडियंस की क्या राय है। साथ ही साथ आपको बता दें अखनूर मुठभेड़ में भारतीय सेना के फैंटम की मौत, एक आतंकी भी ढेर। जी हाँ, सोमवार को सुबह सुंदर बनी सेक्टर के आसन के पास सेना के काफिले पर आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद भारतीय सेना के कुत्ते फैंटम ने अपनी जान गंवा दी। व्हाइट नाइट कोर ने सेना के कुत्ते की मौत की
जानकारी दी। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने ट्वीट किया कि जब हमारे सैनिक फंसे हुए आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे तो फैंटम ने दुश्मन की गोलीबारी का सामना किया, जिससे उसे घातक चोटें आई। उसके साहस, निष्ठा और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। चल रहे ऑपरेशन में एक आतंकवादी को मार गिराया है और अब तक युद्ध के सामान बरामद किए गए हैं। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर लिखा कि हम अपने सच्चे नायक, एक बहादुर भारतीय सेना के कुत्ते फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। ये एक बेल्जियम मलिनोइस कुत्ता था जिसका जन्म 25 मई 2020 को हुआ था। सेना ने आगे बताया कि जारी अभियान में एक आतंकवादी को मार गिराया है तथा अब तक युद्ध सामग्री बरामद की गई है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये खबर सबको उदास कर देगी। एक वफादार कुत्ता जो भारत देश के लिए दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया दोस्तों, और गोली अपने शरीर पर आगे से खाई है दोस्तों। ऐसे में फैंटम के लिए दो शब्द तो बनते हैं। तो वहीं आपको बता दें, देपसांग और डैम चौक में भी हो गई दिवाली जैसी सफाई, तंबू कनात उखड़े, भारत चीन की सेनाएं हुई पीछे, जल्द ही फिर से शुरू होंगी गश्त। बता दें, भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेम चौक एरिया से 80 से 90% डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे को हटाना और दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटाना शामिल है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि डिसएंगेजमेंट की यह प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को कहा था कि लद्दाख के देपसांग और डेम चौक में सैनिकों को पीछे हटना पहला कदम है। उम्मीद है कि इस पहल से भारत 2020 की पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगा और अपने पारंपरिक दावे वाले इलाकों में फिर से गश्त करना शुरू कर देगा। रक्षा सूत्रों की माने तो भारत और चीन की सेनाओं का देपसांग और डेम चौक में 80 से 90% डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का क्या आज होगा इस्तीफा? पार्टी का अल्टीमेटम हुआ खत्म दोस्तों। आज यानी कि 29 अक्टूबर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन उनकी पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के सांसदों ने अक्टूबर 2025 तक होने वाले चुनावों से दूर रहने के लिए उनके लिए समय सीमा तय की थी। पिछले बुधवार को लिबरल सांसदों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में उन्हें अपने नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब करीब 20 सांसदों ने एक आंतरिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें ट्रूडो से पद छोड़ने और चौथा कार्यकाल न मांगने का आह्वान किया गया। तो क्या जस्टिन ट्रूडो आज इस्तीफा देंगे? और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर कनाडा की राजनीति में आगे क्या होगा? साथ ही साथ आपको बता दें, नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का छलका कम्युनिस्ट प्रेम बिन बुलाए करेंगे चीन का राजकीय दौरा। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नवंबर अथवा दिसंबर में चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के उच्च स्तरीय सूत्र का हवाला देते हुए माई रिपब्लिका अखबार ने बताया कि विदेश मंत्रालय ऐसे समय में ओली की प्रस्तावित चीन यात्रा की तैयारी कर रहा है जब सरकार अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर रही है। इस मामले में टिप्पणी के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की कोशिश की तो प्रवक्ता उपलब्ध नहीं थे। हालांकि विदेश मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्र ने बताया कि ना तो भारत और ना ही चीन ने अभी तक प्रधानमंत्री ओली को आधिकारिक यात्रा के लिए निमंत्रण दिया है। ओली की प्रस्तावित चीन यात्रा जुलाई के मध्य में उनके पदभार ग्रहण करने के बाद अपने निकटतम पड़ोसी की पहली यात्रा होगी। ओली ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान ओली ने मोदी को नेपाल आने का निमंत्रण दिया था। माई रिपब्लिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली संभवतः नवंबर में चीन का दौरा करेंगे। हालांकि तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। उनकी यात्रा को सफल और उत्पादक बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तानी जेलों में 17 महीने में 7 भारतीय मछुआरों की मौत। पड़ोसी देश में अभी इतने भारतीय मछुआरे बंदी हैं। जी हां, पाकिस्तान की जेलों में पिछले साल मई से अब तक 7 भारतीय मछुआरों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार मौत का ताजा मामला 3 दिन पहले सामने आया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की हिरासत में कुल 209 भारतीय मछुआरे हैं। सूत्रों ने बताया कि इनमें से 181 मछुआरे पहले ही अपनी 6 महीने की सजा पूरी कर चुके हैं और भारत ने उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि कर दी है। उन्हें भारत लौटने का भी इंतजार है। उन्होंने बताया कि उनमें से कुछ 2021 से पाकिस्तान की हिरासत में है। सूत्रों ने बताया कि 28 मछुआरों के लिए अब भी पाकिस्तान से राजनयिक पहुंच का इंतजार है। भारतीय मछुआरों की मौत का ताजा मामला 25 अक्टूबर को सामने आया था। उन्होंने बताया कि उसकी पहचान हरी के रूप में हुई है, लेकिन उसके बारे में अभी और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान की जेलों में 17 महीनों में अब तक 7 भारतीय मछुआरों की मौत हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा साजिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय होने के नाते उनको ये सजा मिल रही हो। पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन मानता है और कहीं ना कहीं उन मछुआरों को स्लो पॉइजन भी दिया जा सकता है। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं जांच तो हर हाल में होनी चाहिए, तो अपनी राय देना मत भूलेगा आप लोग दोस्तों। और इस बात के लिए सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज दबा दीजिए वीडियो को देखते देखते। साथ ही साथ बता दें नेक्स्ट खबर, जहां दादा पर दादा के जमाने से जिस देश से दुश्मनी थी उसे अपनी एक गलती से फायदा पहुंचा रहा है बांग्लादेश।
बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश में बीते 2 साल से जारी बिजली और गैस आपूर्ति संकट से कपड़ा उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते 2 साल में बांग्लादेश को मिलने वाले ऑर्डर्स का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है, जो कि अब तक रिकवर नहीं हो पाया है। दरअसल बांग्लादेश में गैस के दामों में दुगनी वृद्धि और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के डिवैल्यूएशन की वजह से बांग्लादेश को यह नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बीते कुछ समय से देश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और इंडस्ट्रियल बेल्ट में मजदूरों की अशांति की वजह से बांग्लादेश ग्लोबल डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश बीते 2 साल से बिजली संकट और गैस सप्लाई में कमी की समस्या से जूझ रहा है। वहीं अगस्त के शुरुआती हफ्ते में हुए तख्ता पलट ने बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की हालत को और खस्ता हाल कर दिया है। उधर भारत को तेवर दिखाकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने एक और रिस्क मोल ले लिया है। अब तक बांग्लादेश की बिजली जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से सप्लाई होता था, लेकिन अडानी ग्रुप समेत भारत के कई पावर प्लांट्स की ओर से इस सप्लाई में कटौती कर दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाया है। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता भी कपड़ा उद्योग को संकट से उबारने में एक बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। देश के हालात, सुरक्षा की कमी और अशांति के चलते अमेरिका के ब्रांड्स का बांग्लादेश पर भरोसा कम हो गया है और मौजूदा हालात में इसमें कोई बड़ा बदलाव होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। दोस्तों स्टैटिस्टा के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 7वां सबसे बड़ा कॉटन यानी कपास उत्पादन करने वाला देश है। इसके अलावा भी पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन की जीएसपी प्लस यानी जर्नलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि बांग्लादेश को स्टैंडर्ड जीएसपी सुविधा ही हासिल है। 2014 से पाकिस्तान को हासिल जीएसपी प्लस की वजह से ईयू में निर्यात बढ़ा है। 2014 से 2022 तक पाकिस्तान के निर्यात में 108% बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो वहीं ईयू से पाकिस्तान में होने वाली आयात में 65% की वृद्धि देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये फायदा बेशक पाकिस्तान के लिए होता नजर आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश को पाकिस्तान से दोस्ती भारी पड़ सकती है। जी हाँ, और जिन्ना का देश बांग्लादेश की कमर को तोड़ रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, लेकिन पहले आप लोग राय देना मत भूलेगा इस मुद्दे पर। साथ ही साथ बता दें, इजराइल ने ईरान पर कर दिया हमला तो इराक को आया गुस्सा, यूनाइटेड नेशन में कर दी ये शिकायत। दरअसल इजराइल ने करीब 100 फाइटर जेट्स की मदद से शनिवार को ईरान के अलग अलग क्षेत्रों पर हमला किया था। इजराइल से ईरान की दूरी करीब 2100 किलोमीटर है, जिसके कारण इजराइल ने ईरान के साथ साथ इराक के हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन कर दिया। इराक ने अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है। इराक ने आधिकारिक बयान में कहा कि सोमवार को इराक ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे एक विरोध पत्र में पड़ोसी ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल की ओर से अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की निंदा की है। सरकार के प्रवक्ता वसीम अल-गवादी ने बताया कि पत्र में 26 अक्टूबर को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हुए हमले में इराकी वायु क्षेत्र का उपयोग कर इराक की संप्रभुता का उल्लंघन करने की निंदा की गई है। इजराइल के हमले के खिलाफ ईरान ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा है, जिसमें इजराइल के हमले की निंदा के लिए यूएनएससी की एक बैठक बुलाने का आह्वान किया है। साथ ही साथ बता दें, यूक्रेन के खिलाफ रशिया की लड़ाई लड़ रहे उत्तर कोरियाई जवान, पेंटागन का दावा करीब 10,000 सैनिक भेजे गए हैं रशिया। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने रशिया में अपने 10,000 सैनिक भेजे हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि ये सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कहा कि इन सैनिकों को प्रशिक्षण के नाम पर रशिया भेजा गया है, मगर इनमें कुछ सैनिक यूक्रेन के करीब पहुंच गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि रशिया इन सैनिकों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। इसको लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने पहले ही सार्वजनिक तौर पर रशिया को चेतावनी दी है कि अगर उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है तो उन्हें युद्धरत माना जाएगा। साथ ही इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ बता दें, चाड के पश्चिम में सैन्य अड्डे पर हुआ हमला, 40 सैनिकों की मौत, राष्ट्रपति डेबी इटनो ने की इसकी पुष्टि। दोस्तों चाड के पश्चिम में एक सैन्य अड्डे पर रविवार रात अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। इसमें कम से कम 40 सैनिक मारे गए हैं। उस देश के राष्ट्रपति ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति महामत डेबी इटनो ने सोमवार सुबह सैन्य बेस का दौरा किया और हमलावरों को पकड़ने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। चाड जो है वो लंबे समय से अपने पश्चिम में नाइजीरिया की सीमा के पास विद्रोह से जूझ रहा है। इसके पहले जून में राजधानी एन-जामेना में एक सैन्य गोला बारूद डिपो में विस्फोट के बाद आग लगने से 9 लोग मारे गए थे और 40 से अधिक घायल हो गए थे। वहीं बता दें तो उधर पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा आतंक, पेशावर में घुसे सैकड़ों आतंकी, कई इलाकों पर कब्जे का किया दावा। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम से कुख्यात आतंकी समूह बोले तो टीटीपी ने पेशावर के कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। पेशावर पाकिस्तान के सबसे अधिक आतंक प्रभावित सूबे खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है। टीटीपी ने दावा किया है कि हम अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमारे प्रशिक्षण केंद्र, अड्डे और हमारे सभी संसाधन पाकिस्तान में स्थित है। हम चाहे तो पाकिस्तान में कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं और हमने ये क्षमता प्रदर्शित भी की है। टीटीपी
टीटीपी कभी पाकिस्तान का सगा हुआ करता था, लेकिन आज अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इसने अपने आतंकी अभियानों को तेज कर दिया है। टीटीपी का कहना है कि वो पाकिस्तान में शरिया कानून को लागू करने और इस्लामी हुकूमत को कायम करने के लिए संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की मदद से टीटीपी के साथ संघर्ष विराम भी किया, लेकिन वो सफल ना हो सका। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, टाटा एयरबस C295 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसी कांग्रेस, पर्दे के पीछे क्या चाल जैसा दिया है बयान। दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने टाटा एयरबस C295 विमान की इकाई को गुजरात के वडोदरा में स्थापित करके महाराष्ट्र के हितों का पूरी तरह आत्मसमर्पण किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि C295 विमान फैसिलिटी को पहले नागपुर में स्थापित किया जाना था, लेकिन अब इसका उद्घाटन वडोदरा में किया गया है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों को राज्य के साथ विश्वासघात के लिए कड़ा जवाब देंगे। देश में C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी कि TASL एयरबस इकाई के उद्घाटन के बाद जयराम रमेश ने यह प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, अब ऐसे में जगह बदलने को लेकर कांग्रेसी हमलावर होते नजर आए हैं मोदी सरकार पर। बहरहाल दोस्तों, क्या कांग्रेसियों से भारत की ये तरक्की पच नहीं रही जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है? चाहे ये फैसिलिटी मूल रूप से नागपुर में हो या फिर मूल रूप से उद्घाटन वडोदरा में किया जाए, है तो भारत देश में ही ना। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, देखते हैं हमारे प्रिय ऑडियंस क्या जवाब देती है विपक्ष के इस कटाक्ष पर। दोस्तों, बता दें, कांग्रेसी उस समय पीएम मोदी या फिर मोदी सरकार पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं जब जर्मनी से लेकर स्पेन तक प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चाएं हैं और भारत को एक नई उम्मीद के साथ पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में आपकी राय तो बनती है। दोस्तों, लगे हाथों आपको बता दें, शेख हसीना के बाद अब राष्ट्रपति को हटाने की है क्या योजना? मोहम्मद यूनुस के सलाहकार ने दे दिया इस मुद्दे पर जवाब। बता दें, बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को लगातार पद छोड़ने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। शेख हसीना के पद छोड़कर जाने के बाद अब राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के पद को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का तर्क यह है कि वो शेख हसीना के तरफ से नियुक्त व्यक्ति है और वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हितों को ही साध रहे हैं। ऐसे में न्यूज एजेंसी AFP में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम सरकार के मीडिया सलाहकार ने शफीकुल आलम ने कहा कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने का कोई भी निर्णय सभी राजनीतिक पार्टियों से परामर्श करने और आपसी सहमति को बनाने के बाद लिया जाएगा। तो वहीं बता दें, IDF ने गाजा के अस्पताल से पकड़े हमास के 100 लड़ाके मिला हथियारों का बड़ा जखीरा। दोस्तों, गाजा में इजरायली सेना का सैन्य ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच IDF ने हमास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके लड़ाके अस्पताल को अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल आने जाने वाली एम्बुलेंस का इस्तेमाल अपनी आवाजाही के लिए कर रहे हैं। उसका कहना है कि हमास के लड़ाके कमल अदवान अस्पताल में मौजूद है, उनका पूरी इमारत पर कब्जा है। यहाँ से करीब 100 लड़ाके पकड़े गए हैं। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, वक्फ बोर्ड की मीटिंग में फिर हंगामा, विपक्ष के सांसद बीच में ही निकले, दिल्ली को लेकर हुआ विवाद। दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की मीटिंग सोमवार को भी हंगामेदार रही। बीते सप्ताह TMC के सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले का आरोप लगा था और कहा गया था कि मीटिंग के दौरान उन्होंने एक बोतल फोड़ दी थी। अब सोमवार को फिर से हंगामा हुआ और विपक्षी दलों के सांसद बाहर चले गए। दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दी गई प्रेजेंटेशन का ये सांसद विरोध कर रहे थे। इन सांसदों का कहना था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के ही प्रेजेंटेशन में बदलाव कर दिए। इसकी जानकारी तक दिल्ली सरकार को नहीं दी गई। तो वहीं इस मीटिंग से बाहर निकलने वाले सांसदों में संजय सिंह, DMK के मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के नासिर हुसैन और मोहम्मद जावेद भी शामिल थे। साथ ही साथ बता दें, शिंदे गुट ने जारी की 13 उम्मीदवारों की लिस्ट। शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की शाइना NC। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने अपने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इनमें से शिवसेना के 13 और सहयोगी दल के 2 उम्मीदवार है। लिस्ट में मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिंदे सेना गुट से भाजपा की शाइना NC चुनाव लड़ेंगे। शिंदे सेना को 1 या 2 सीटें और मिल सकती है बीजेपी में। इससे बातचीत जारी है। रविवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। इस लिस्ट में संजय निरुपम को दिंडोशी और मिलिंद देवड़ा को वर्ली से टिकट दिया गया। और गौर करने वाली बात यह कि मिलिंद देवड़ा वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में होंगे। तो वहीं बता दें, भतीजे अजीत पवार के खिलाफ पोते को उतारने वाले शरद पवार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। उन्होंने कहा कि बारामती की जनता युवा नेतृत्व को स्वीकार करेगी। योगेंद्र बारामती विधानसभा क्षेत्र से अपने चाचा अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। योगेंद्र पवार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस दौरान शरद पवार और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले भी उनके साथ थी। जी हां, यानी कि सोमवार को उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं बता दें, पंचायत से राष्ट्रपति तक का लड़ा चुनाव। अब प्रियंका गांधी के खिलाफ भरा पर्चा। आखिर कौन है चुनाव राजा जो 245वीं बार है सियासी मैदान में? दोस्तों, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रियंका गांधी के खिलाफ कुल 21 लोगों ने नामांकन
नामांकन दर्ज किया। आमतौर पर लोग चुनाव में इसलिए खड़े होते हैं कि वो जीत करके क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर सके, लेकिन इन 21 लोगों में एक चेहरा ऐसा है जो चुनाव राजा के नाम से मशहूर है और वो चुनाव में सिर्फ हारने के लिए ही खड़े होते हैं। ये वो 2 या 4 बार नहीं बल्कि 245 बार चुनाव के लिए नामांकन कर चुके हैं और अब तक लाखों रुपए की जमानत जब्त करा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, धनतेरस पर किसानों के लिए आज होगी धनवर्षा। एमपी में यानी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे 3 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन। दोस्तों, धनतेरस के अवसर पर मंदसौर में प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर एमपी में 3 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर किसान कल्याण निधि भी किसानों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए और इसी सत्र से मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों का प्रवेश भी शुरू हो गया है। इनमें 2 मेडिकल कॉलेज उज्जैन संभाग में बनाए गए हैं। इनमें मंदसौर और नीमच का मेडिकल कॉलेज शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सिवनी में भी मेडिकल कॉलेज तैयार हुआ है। इन तीनों मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने मुख्य कार्यक्रम मंदसौर में आयोजित किया है। साथ ही साथ बता दें, धनतेरस से पहले सस्ता हो गया सोना, लुढ़क गए भाव, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट। दोस्तों, व्यापारियों ने कहा है कि वैश्विक बाजारों में सुस्ती के रुख के बीच स्थानीय बाजारों में आभूषण विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों की मांग में कमी से सोने की कीमतों में गिरावट आई है। इस बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा कारोबार में दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध का भाव 312 रुपए घटकर 78,220 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। बाकी जानकारियां भी स्क्रीन पर देख ही पा रहे। यही थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, भाइयों, साथियों, रिश्तेदारों में। बस फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।